हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 होने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, इस यूनिट में दो पार्ट है। एक पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है और दूसरा पार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। इट मीन्स पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ स्टडी होगी और फर्स्ट होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझना होगा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास से 11th में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ा था, जहाँ पर आपने देखा था कि एटम को कैसे डिफाइन करते हैं, एटम से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी होती है, एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। इसके बाद में हमने विभिन्न प्रकार के मॉडल पढ़े थे जिनको हम परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में हमने क्वांटम संख्या पढ़ी और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम के बारे में हमने जाना है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं उनके जो टॉपिक्स है मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगी डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति। डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। इसकी हमें यहाँ डिटेल में चर्चा करनी है आपसे। सेकंड टॉपिक स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। स्टूडेंट्स, हम थर्ड टॉपिक पे यहाँ चर्चा आपसे करेंगे परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसी के अंतर्गत हम श्रोडिंजर तरंग समीकरण का अध्ययन करेंगे। श्रोडिंजर तरंग समीकरण जो कि क्वांटम मॉडल पर आधारित होती है बच्चों। इसके बाद में हम क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याओं के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और इसके बाद में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम देखेंगे। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के तहत भरे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व परिरक्षण नियतांक की गणना करेंगे। परिरक्षण नियतांक की गणना करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में हम इन सभी टॉपिकों को 1 बाय 1 पढ़ें। ओके गाइड, चलिए तो बच्चों, हम आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए ये फर्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति। डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इस वर्ड को जानें कि द्वैत प्रकृति क्या होती है। तो बच्चों, प्रकाश के बारे में आपने सुना होगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग होने के साथ साथ
ये दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करती है, कण और तरंग के रूप में मिलती है। अगर हम जनरल चर्चा करें कि इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति से हम कौन कौन सी घटनाओं को समझा सकते हैं, प्रकाश की कणीय प्रकृति के माध्यम से हम कौन कौन सी घटनाओं को समझा सकते हैं, तो कणीय प्रकृति में हम बात करते हैं आपसे तो कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा रमन प्रभाव, ऐसी घटनाओं को हम स्टूडेंट्स यहाँ से समझ सकते हैं। और प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा हम व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी घटनाओं को समझ सकते हैं, ध्रुवण जैसी घटनाओं को समझ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है, ये आइंस्टीन और प्लांक की क्वांटम समीकरण की मदद से दी जाती है। तो इस आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया। आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया, द्वैत प्रकृति के बारे में बताया। लेकिन स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक डी ब्रोगली, जैसा कि आप जानते हैं, इनका संबंध प्रकाश की द्वैत प्रकृति से नहीं है, इनका संबंध होता है इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की द्वैत प्रकृति से। तो बच्चों, डी ब्रोगली ने बोर के परमाणु सिद्धांत, डी ब्रोगली ने बोर के परमाणु सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत तथा आइंस्टीन की प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए द्रव्य तरंगों में उपस्थित सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति समझाई, द्वैत प्रकृति समझाई। तो बच्चों, डी ब्रोगली ने हेल्प किस किस की ली है? बोर के परमाणु सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत तथा आइंस्टीन की प्रकाश की द्वैत प्रकृति को ध्यान में रखते हुए द्रव्य तरंगों में उपस्थित सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में समझाया। तो बच्चों देखिए, इसकी लैंग्वेज में क्या होगा, देखिए, डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार से प्रकाश कण व तरंग प्रकृति दर्शाता है, कण व तरंग प्रकृति दर्शाता है, उसी प्रकार
इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण भी, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कणीय व तरंग दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित होती है, दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित होती है। किंतु एक समय में, एक समय में एक ही प्रकृति, एक ही प्रकृति प्रदर्शित होती है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति जो होती है, इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति आइंस्टीन की, आइंस्टीन की समीकरण, आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² से प्रदर्शित होती है, जबकि जबकि प्लांक क्वांटम समीकरण E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू के अनुसार, के अनुसार किसी तरंग अथवा विकिरण की ऊर्जा प्रदर्शित होती है, विकिरण की ऊर्जा प्रदर्शित होती है। बच्चों, अगर हम इस कड़ी में आगे बढ़े तो हम यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन दोहरा व्यवहार दर्शा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि द्रव्य तरंगों से संबंधित होता है। ये दो व्यवहार बता रहा है, एक कण के रूप में, एक तरंग के रूप में। कण के रूप में हम संवेग बताते हैं mv के रूप में, और साथ में ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन तरंग प्रकृति के द्वारा हम तरंग धैर्य जिसको हम लैम्डा से बताते हैं, और साथ में आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं जिसको हम न्यू से बताते हैं। स्टूडेंट्स, इस कड़ी में अगर हम देखें तो इनकी जो ऊर्जा होती है, जैसे E बराबर h न्यू, इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपको किस नाम से जानते हो, इक्वेशन 1 को प्लांक समीकरण के नाम से आप जानते हैं। ये प्लांक समीकरण है। और E बराबर mc², ये आइंस्टीन समीकरण है। क्या है बच्चों? आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण है। और इन दोनों समीकरणों की मदद से, यानी कि इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से क्या होगा बेटाओ? h न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? mc² हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है? c/λ होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो hc/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा?
mc² होगा बच्चों। एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ क्या रिजल्ट आया? आपके पास रिजल्ट आया एच बाई लेमडा इक्वल टू एम डॉट सी। और अगर आप लेमडा को अदर साइड लेके चले जाते हैं तो एच अपॉन एम डॉट सी बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये इक्वेशन में जो एम डॉट सी है ये क्या है? प्रकाश के लिए संवेग है। प्रकाश में उपस्थित जो फोटोन होता है उसका क्या होता है बेटाओ? ये संवेग होता है। तो आप इस संवेग को कैसे बता सकते हैं? P के रूप में बता सकते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? H अपॉन P। और यहाँ P बराबर क्या है? M इंटू सी है। और M क्या है? जो कण है उसका द्रव्यमान है। और C क्या है? प्रकाश का वेग है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ये समझिए आप, जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश के वेग से तो गति नहीं करेगा, क्योंकि ये द्रव्य तरंगों में उपस्थित होता है और द्रव्य तरंग का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए कण के लिए प्रकाश के वेग की तुलना में कम वेग B प्रयुक्त किया जाता है। कम वेग B प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ इक्वेशन में क्या कर देंगे? लेमडा बराबर H अपॉन एम बी, सी की जगह पर हम क्या कर देंगे? B कर देंगे। और यहाँ P बराबर m इंटू बी होता है। तो बच्चों इक्वेशन क्या बन जाएगी? लेमडा बराबर H अपॉन P। आपको पता है कि H नियतांक होता है। H क्या है यहाँ पर? प्लांक नियतांक है बच्चों। H क्या है यहाँ पर? प्लांक नियतांक, जिसका मान क्या होता है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है बेटाओ। अब जैसे ये नियतांक है तो लेमडा और पी में क्या रिलेशन हो जाएगा? लेमडा और पी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटाओ? ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा संवेग के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों ये संवेग के। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं? लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके गाइज, तो ये एक छोटा सा हमारा प्यारा सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करूंगा कि ये प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे तैयार किए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो मैं आपको छोटा सा एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ इसी से रिलेटेड। हालांकि बीएससी वाले न्यूमेरिकल पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको प्लीज़ ज़रूर किया करें वो, क्योंकि न्यूमेरिकल बड़े सिंपल होते हैं और आसानी से आप यहाँ से नंबर स्कोर कर सकते हैं कि एक कण के संवेग का परिकलन कीजिए। एक कण के संवेग का परिकलन कीजिए जिसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। बच्चों आपको क्या दे रखा है? तरंग दैर्ध्य का मान दे रखा है और आपसे संवेग ज्ञात करने के लिए कहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं लेमडा बराबर H अपॉन P
आपसे पूछा है संवेग ज्ञात करना है तो P बराबर क्या होगा, h बाई लेमडा होगा। h की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻34 और लेमडा है आपके पास 2.5 इंटू 10⁻10। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका रिजल्ट यहाँ पर आएगा 2.64 इंटू 10⁻24, क्योंकि 10⁻10 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10⁻24 बचेगा। फिर 6.62 को डिवाइड करोगे 2.5 से तो कितने टाइम्स जाएगा, 2.64 जाएगा। और संवेग की जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल होते हैं न्यूमेरिकल, आप एक बार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक विशेष तौर से आपको ये नोट करके लिखना होगा कि जो डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति है ये केवल हल्के या सूक्ष्म कणों पर ही लागू होती है। डी ब्रोगली की या डी ब्रोगली समीकरण केवल हल्के द्रव्यमान वाले कणों पर ही लागू होती है। हल्के द्रव्यमान वाले कणों पर ही क्या होती है बेटा, ये इक्वेशन लागू हो जाती है। अब चलिए बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि ये जो द्रव्य तरंगे होती है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इनमें अंतर क्या होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन बेटाओ, क्या क्या क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। द्रव्य तरंग व विद्युत चुंबकीय तरंग में अंतर लिखिए। द्रव्य तरंग व विद्युत चुंबकीय तरंग में अंतर लिखिए। एक प्यारा सा सुंदर क्वेश्चन जो अक्सर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा या डिफरेंट एग्जाम जो देते हैं बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी की, उनमें ये डिफरेंस होता है। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए। आपको पता होगा कि द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों से बिल्कुल भिन्न होती है और इसकी भिन्नता के कुछ बिंदु निम्न है बेटाओ। तो नंबर 1 बिंदु देखिए, द्रव्य तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग में डिफरेंस का ये पहला पॉइंट देखिए बच्चों, इसका आंसर देखिए। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि जो द्रव्य तरंगे होती है उनका जो वेग होता है, द्रव्य तरंगों का वेग विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में कम होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में कम होता है। एक बात तो ये हम जानेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश के वेग से गमन करती है, लेकिन द्रव्य तरंगे उस वेग से गमन नहीं करती। दूसरी बात, ये जो द्रव्य तरंगे होती है इन्हें शून्य स्थान में यानी कि बहुत कम स्पेस में, शून्य स्थान में विकिरित नहीं किया जा सकता है। एक छोटे से स्थान में इनको रेडिएट नहीं कर पाएंगे और इनका उत्सर्जन नहीं कर पाएंगे। इनके रेडिएशन के लिए, इनको विकिरित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एरिया की आवश्यकता होती है बेटाओ। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा मैटर नोट्स के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। मैं आपको कोई पीडीएफ नहीं दूंगा बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा भी सही और साथ में आप आसानी से नोट्स भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ एजुकेशन एज ए नोट्स के बेस पे दे रहा हूँ, जैसे कि आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। बच्चों ये जो किरणें उत्सर्जित होती है द्रव्य तरंगे, ये जो द्रव्य तरंगे निकलती है
ये किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती, कण से उत्सर्जित नहीं होती, बल्कि उस कण के साथ संबद्ध होती है। यानी कि किसी कण से ये किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती है, उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि बल्कि उस कण के साथ उस कण के साथ संबद्ध रहती है। यहाँ संबद्ध का मतलब है जुड़ी रहती है, उसी से ही संबंधित होती है, इसके लिए वर्ड यूज किया है संबद्ध होती है। ये तीसरा पॉइंट। और स्टूडेंट्स, और देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट, एक पॉइंट और आएगा कि जो द्रव्य किरणें होती है उनका तरंग दैर्घ्य का मान विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में बेटाओ बहुत कम होता है। यानी कि इन तरंगों का इन तरंगों के तरंग दैर्घ्य का मान इन तरंगों के तरंग दैर्घ्य का मान तरंग दैर्घ्य का मान विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में बहुत कम होता है। यानी कि लैम्डा भी बहुत कम है, बहुत कम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा कि द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल में ये जो डी ब्रोगली समीकरण हम बनाते हैं, इनकी उपयोगिता क्या होती है? तो डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता एटॉमिक स्ट्रक्चर में होती है। जो बोहर की एक परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, और बोर सिद्धांत में तो इस इक्वेशन के बारे में हमको कुछ ज्यादा सही समझाया था। लेकिन बच्चों, डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जो अगला टॉपिक ले रहे हैं, जो डी ब्रोगली समीकरण से ही जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता। डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता उपयोगिता को जानेंगे हम बच्चों। कैसे इसको हम समझ सकते हैं, किसकी सहायता से हम बोर सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो बच्चों, इस समीकरण का जो मुख्य उपयोग है, यानी कि यह समीकरण बोर सिद्धांत बोर सिद्धांत की अभिग्रहित या परिकल्पना को, याद करिए अभिग्रहित एक वर्ड होता है, अभिग्रहित या परिकल्पना को समझाती है समझाती है। कैसे समझाती है? देखिए बच्चों, पहले तो हम समझे कि बोर सिद्धांत की परिकल्पना क्या थी। तो देखिए, बोर सिद्धांत की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज होता है। अब इस बात का बोर सिद्धांत में तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बोर सिद्धांत में बोर सिद्धांत में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
कोई स्पष्टीकरण नहीं है, किंतु डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से, डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से इसे समझा जा सकता है, इसे समझा जा सकता है। चलिए तो बच्चों देखते हैं हम इसको कैसे समझेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पे चलता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पे चलता है। तो देखिए बच्चों, माना कि एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ में घूम रहा है, एक वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है। उसके साथ संबद्ध तरंग को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? सपोज दैट ये एक परमाणु रहा और इसको हम नाभिक का रूप मान ले, ये चलिए इसका सेंटर नाभिक रहा। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे, ये देखिए ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ये आवृत्ति या कला में निरंतर तरंग है। किसके में? आकृति या कला में, आकृति या कला में, आकृति या कला में क्या है बच्चों? ये निरंतर तरंग है, निरंतर तरंग है। अब ये तो कंटिन्यूस चल रही है, लेकिन सपोज डेट अगर ये ऐसे कट हो जाए, ऐसे जैसे इसको चलना तो ऐसा था, ऐसा चलना था, सीधा सीधा चलना था, लेकिन अगर सीधे नहीं चल पा रही हो और बीच में ये कट जाए, इस तरीके से ये कट जाए, देखिए बच्चों चलना तो ऐसे सीधे जा रही थी, लेकिन इनका पाथ इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए, ये ऐसे चल रही थी और ये चलते चलते ऐसे हो जाए, ऐसे कट हो जाए, तो ये बिना कला या आकृति के काटती हुई तरंग है। बिना कला, कोई कला नहीं है इसकी, या आकृति, आकृति में काटती हुई तरंग, में काटती हुई तरंग। लेकिन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल करेगा तो एक निश्चित कला में करेगा, तो तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है। ये जो तरंग है, अगर आप चाहते हैं कि उसकी निरंतरता बनी रहे, तो देखिए तरंग उसी अवस्था में, उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है, निरंतर रह सकती है जब उस वृत्त की परिधि, परिधि के बारे में आप जानते हैं, 2πr होगी। उस वृत्त की परिधि का मान, परिधि का मान उस तरंग की, तरंग धैर्य का, उस तरंग की तरंग धैर्य का, लैम्डा का कोई पूर्णांक गुणज हो, कोई पूर्णांक गुणज हो, पूर्णांक गुणज हो। तो देखिए बच्चों, पूर्णांक गुणज से क्या तात्पर्य है? 2πr बराबर क्या हो? n लैम्डा हो। लेकिन स्टूडेंट्स, लैम्डा का मान डी ब्रोगली समीकरण में क्या होता था? h/mv होता था। तो बच्चों
2πr बराबर क्या हो जाएगा, NH/MB हो जाएगा। अब बच्चों इस 2π को तो आप यहाँ लेके आ जाइए, MB r के साथ लेके चले जाइए, तो इक्वेशन बन गई MBr इक्वल टू NH/2π, और यही बोर की परिकल्पना है, यही बोर की परिकल्पना है। क्या है बच्चों, यही बोर की परिकल्पना है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता बताइए, तो बच्चों आपको ये सिद्ध करके बताना होगा कि डी ब्रोगली समीकरण की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है उसके आधार पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बोर की परिकल्पना की गणना हम कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हम डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन हमारा इसी समीकरण से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक, डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, प्रायोगिक सत्यापन हम करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्रायोगिक सत्यापन जब हम करते हैं तो हम कुछ प्रायोगिक बातों पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए, डी ब्रोगली समीकरण के प्रायोगिक सत्यापन के लिए, प्रायोगिक सत्यापन के लिए हमें कुछ ऐसे निष्कर्ष निकालने होंगे, ऐसे निष्कर्ष निकालने होंगे जिनका प्रायोगिक मान ज्ञात करना संभव हो, प्रायोगिक मान ज्ञात करना संभव हो। स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो देखिए, माना कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर ई आवेश है, कितना आवेश है, ई आवेश है, और विभव V द्वारा त्वरित होता है, जिसको हम किस विभव द्वारा त्वरित करते हैं, V विभव द्वारा त्वरित करते हैं, और तब इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा जिसका मान होता है 12mv², गतिज ऊर्जा आवेश इंटू विभव के बराबर होती है, E इंटू बी के बराबर होती है, E इंटू बी के बराबर होती है। यानी कि 12mv² बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू कैपिटल बी। तो बेटा V² बराबर क्या हो जाएगा, EV 2EV अपॉन M, 2EV अपॉन M। बच्चों यहाँ B बड़ा है, ध्यान रखना, E के साथ जो जुड़ा हुआ B है ये बड़ा है, तो स्मॉल b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2E इंटू कैपिटल B अपॉन स्मॉल m। स्टूडेंट्स इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि b के इस मान को डी ब्रोगली समीकरण में रखने पर, बच्चों ये मान अपन को डी ब्रोगली समीकरण जो क्या होती है, लैम्ब्डा बराबर H/mb होती है, और b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2EV अपॉन 2E कैपिटल V अपॉन स्मॉल m होती है।
स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू अगर सभी पुट कर देते हैं तो हम एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो लेमडा की वैल्यू, एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। एम इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, अगर देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर ले तो और वैल्यू कैसी हो जाएगी, एच अपॉन ये एम भी इनसाइड ले लीजिए तो 2e/v एम स्क्वायर के फॉर्म में ये अंदर आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एच अपॉन स्क्वायर रूट 2e कैपिटल V इंटू एम। ये इक्वेशन बन जाएगी। तो एच की वैल्यू हमने रख दी। अब स्क्वायर रूट में सबसे पहले क्या रखोगे, 2 रखोगे, ई की वैल्यू क्या रखोगे, 1.602 इंटू 10⁻−19 रखोगे, और बी आपका चेंजेबल नहीं है, बी आपको ऐसे कैसे रहने देना है। और जो एम है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, और मास क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये यहाँ पर है। और ये जो चार्ज था ये कूलाम में था। ठीक, जब हम इस वैल्यू को बच्चों सोल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है लेमडा का 12.26 इंटू 10⁻10 अपॉन कैपिटल स्क्वायर रूट बी। ये कैपिटल बी है विभवांतर वाला, और ये आंसर आपका मीटर में आता है लेमडा का मान। स्टूडेंट्स जब हम लेमडा यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि लेमडा अगर शॉर्ट में लिखो तो इसको 12.27 एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो, अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट बी होगा। ये बी कौन सा वाला है, विभव वाला बी है ना। ये बी कौन सा है, विभव वाला है, बड़ा बी है, ये ध्यान रखिएगा। इससे ये पता चला कि लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट बी के, यानी कि विभवांतर के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती लेमडा का मान होता है। यानी कि अगर हम इसके लैंग्वेज लिखे तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य त्वरित विभव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के विभव से, कितने, 100 वोल्ट के विभव से त्वरित किया जाए तो लैम्डा बराबर 12.27 डिवाइड बाई क्या होगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है, और 10 होता है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर रहेगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। आगे बात समझ में। तो आप क्या देख रहे हैं, हम इसकी तरंग दैर्घ्य को बहुत माइनर कोटि की ले रहे हैं, अब इसी सिद्धांत को हम डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग द्वारा भी समझा सकते हैं। यानी कि ये अगर हम प्रैक्टिकली करके बताएं तो डेविसन और जर्मर का प्रयोग आपने 12th फिजिक्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये आज का हमारा एक पार्ट था जो कि हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। अब आप मुझे बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। आप इस वीडियो को देखकर क्या आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स लिखने में या कैसे नोट्स लिखना है तो यह आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और समझाएं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इससे नोट्स कैसे लिखें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। थैंक यू एवरीवन।